कर्नाटक में महिलाओं को फ्री बस सेवा देना राज्य सरकार के लिए महंगा पड़ गया है। फ्री सर्विस का नतीजा यह हुआ कि कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन या KSRTC 295 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया। अब कॉरपोरेशन ने बस के किराए में 15 से 20% का इजाफा करने की मांग के साथ ही एक प्रपोजल राज्य सरकार को सौंपा है। चुनाव के वक्त फ्री सेवाओं का वादा करना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल। यही वजह है कि अब कर्नाटक सरकार की फ्री बस सेवा देने के मामले में कमर टूटने लगी है। खबर आई है कि राज्य में महिलाओं को फ्री बस सेवा मुहैया कराने की वजह से कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन KSRTC 295 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया है। इसीलिए KSRTC ने बस के किराए में 15 से 20% का इजाफा करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक कॉरपोरेशन ने बस के किराए में इजाफा करने की डिमांड राज्य सरकार को भेजी है। KRCTC के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक SR श्रीनिवास ने बताया, परसों बोर्ड मीटिंग हुई थी और उसमें हमने बस किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया और इसकी जानकारी CM को दी है। उन्होंने आगे कहा कि बस एक आवश्यक सेवा है। अगर एक ड्राइवर नहीं आता है तो गांव को उस दिन बस सेवा नहीं मिल पाएगी। ऐसा हुआ तो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। अब शक्ति योजना के बावजूद हमें पिछले 3 महीनों में 295 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यही वजह है हम किराए में 15 से 20% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हमें देखना होगा कि CM कितना किराया बढ़ाने को मंजूरी देते हैं। अगर उन्होंने हमारी नहीं सुनी तो संगठन नहीं बच पाएगा। वहीं इस मामले में NWKRCT या उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक राजू कागे ने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली शक्ति योजना की वजह से KRCTC को घाटा हो रहा है। वे बोले, हमें अब बस किराए में संशोधन करना होगा। पिछले 10 सालों से किराया नहीं बढ़ा है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, तेल हो या टायर, कीमतें हर चीज की बढ़ी है। इसलिए हम संशोधन करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी, उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम घाटे में है, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। लेकिन शक्ति योजना जो 5 गारंटियों में से एक है, उसकी वजह से KRSTC इसे मैनेज कर रही है। बता दें कि साल 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से पहले 5 वादे किए थे। इन्हीं 5 वादों में से एक वादा यह था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस आई तो गैर प्रीमियम सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करवाई जाएगी। शुरू में इस योजना से सब बहुत खुश हुए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार भी आ गई, लेकिन मुफ्त वाली कोई भी सेवा जनता को देना इतना आसान नहीं होता। नतीजन कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को नुकसान झेलना पड़ा और अब किराया चालू करने की बजाय किराया बढ़ाने पर बात हो रही है। वहीं इससे पहले भाजपा ने शुक्रवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निर्धारित फंड का दुरुपयोग राज्य चुनावों के दौरान राहुल गांधी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए करने का आरोप लगाया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जो कर रही है वह संविधान का उल्लंघन है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, कर्नाटक की जनता को धोखा दिया जा रहा है। राहुल गांधी के दोहरे मानदंडों का खुलासा हो गया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शिव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज CBI केस को रद्द करने की मांग की थी, जिसे सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, इसलिए याचिका को तुरंत खारिज करती है। न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती है। पीठ ने कहा, माफ कीजिए, इसे खारिज किया जाता है। शीर्ष अदालत शिव कुमार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने CBI को अपनी जांच पूरी करने और 3 महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि डीके शिव कुमार ने 2013 से 2018 के बीच आय के अपने ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। वह उस दौरान तब कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। सीबीआई ने 3 सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। शिव कुमार ने 2021 में उच्च न्यायालय में प्राथमिकी को चुनौती दी थी। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौरान शिव कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद जब मई 2023 में सरकार बदली तो जांच की अनुमति वापस ले ली गई। कांग्रेस का कहना था कि एफआईआर 2020 में दर्ज की गई, वहीं उससे पहले ही केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके शिव कुमार ने कहा, सभी घोटाले भाजपा ने किए हैं। भाजपा का कार्यकाल घोटाले का जनक है, इसलिए लोगों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब हम सब कुछ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके नाम सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस मामले में पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। क्या आप कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहेगी कि लोकतंत्र खतरे में है? उन्होंने कहा कि आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि आई नीड करप्शन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। बीजेपी कार्य समिति में राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। लखनऊ में कल हुई बीजेपी की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया। इसमें जहां मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई का प्रस्ताव है, वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक कहने पर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी के साथ प्रस्ताव में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख है। कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने रखा। इसका समर्थन उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने किया। प्रस्ताव में बताया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने सफलता की ऐसी कहानी लिखी है जिसे दोहराना अन्य दलों के लिए सदियों में संभव नहीं होगा। इस कार्य समिति को न केवल तीसरी बार पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने की प्रसन्नता है बल्कि छत्तीसगढ़ समेत 3 बड़े राज्यों में भी ऐतिहासिक वापसी का गौरव भी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी तक की सबसे अधिक सीटें प्राप्त होने, अभी तक का सबसे अधिक मत प्रतिशत पाने और विपक्षी दल से मत प्रतिशत में सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल करने यह कार्य समिति आह्वानित है। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ से 11 में से 10 सीट देकर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराने का भी संतोष यह कार्य समिति व्यक्त करती है। मोदी की गारंटी पर ही भाजपा विधानसभा चुनाव में भी मैदान में थी। इसके अलावा कांग्रेस की वादा खिलाफी, उसकी विफलता तथा उसके घोटालों के मुद्दे भी चुनाव में थे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन मुद्दों को जनता तक ले जाने में जी तोड़ मेहनत की। आज प्रदेश की भाजपा सरकार ने लगभग 7 माह में मोदी गारंटी को पूरा करने का काम किया है। आगे भी जो वादे बचे हैं उनको पूरा किया जाएगा। कांग्रेस लगातार अपनी हरकतों से देश और लोकतंत्र को कलंकित कर रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं को हिंसक कहकर देश और सनातन समाज का अपमान किया। उसी तरह से उन्होंने श्री राम मंदिर आंदोलन के बारे में भी अनर्गल बयानबाजी कर हिंदू भावनाओं को आहत किया। यह विस्तारित कार्य समिति राहुल गांधी के इस बयान की निंदा करती है कि हिंदू हिंसक होते हैं। हजारों वर्षों से शांति और अहिंसा के लिए विख्यात हिंदू समाज को इस तरह अपमानित करने की जितनी निंदा की जाए वह कम है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी लगातार झूठ का महाजाल फैलाया था। संविधान पर झूठ, आरक्षण खत्म कर देने का झूठ, चावल बंद कर देने का झूठ, महतारी वंदन योजना समाप्त कर देने का झूठ, यह तक झूठ कि मोदी जीतेंगे तो आगे से चुनाव नहीं होंगे, यह झूठ है। इन तमाम झूठों का पर्दाफाश कर भाजपा ने सतत जनता का विश्वास हासिल किया। हाल ही में दोनों चुनावों में मिली सफलता से उत्साहित यह कार्य समिति भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करती है कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में भी जनता के बीच जाकर पार्टी की रीति नीति, मोदी की गारंटी और अपनी सरकारों की उपलब्धियों को लेकर निकाय और पंचायत चुनाव में भी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई जाए।
ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, और उनकी खुद की पार्टी के नेता इतने डरे हुए हैं कि अंबानी की शादी में पूड़ी खाने जाते हैं और दुनिया को सोशल गैदरिंग बताते हैं। राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अंबानी परिवार के शादी समारोह में नहीं गया। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, रिलायंस को विशाल इंडस्ट्री बनाने में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों को जानकर चक्कर भी आ सकता है, यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लाखों करोड़ों बनाए। मुकेश अंबानी के करीबी नेता मुरली देवड़ा को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पेट्रोलियम मंत्री बनाया था। 12 जुलाई को टॉप उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ शादी हुई। 12 जुलाई को टॉप उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ हुई शादी एक हाई प्रोफाइल समारोह था, जिसमें देश के राजनीतिक, कॉरपोरेट और बॉलीवुड जगत की नामचीन हस्तियां शामिल हुई। इस शादी समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। हालांकि बीजेपी के कई और दिग्गज नेताओं ने इस शादी में शिरकत की। इसके अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेताओं ने भी इस पार्टी में शिरकत की। पर सबसे ज्यादा चर्चा इस शादी समारोह में इंडी अलायंस के सहयोगी दलों के नेताओं के शामिल होने पर हो रही है। कांग्रेस को छोड़कर इंडी गठबंधन के कई प्रमुख दलों के नेता इसमें शामिल हुए। कुछ दिन पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके नई दिल्ली स्थित 10 जनपद आवास पर मुलाकात की थी और गांधी परिवार को अपने बेटे की शादी के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य इस समारोह में शामिल नहीं हुआ। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि इसके बजाय सोनिया गांधी की ओर से नवविवाहित जोड़े को बधाई संदेश भेजा गया था। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि गांधी परिवार दिखावे में विश्वास नहीं करता है और आमतौर पर अपनी शादियों को एक साधारण और निजी मामला रखता है, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू की कमला नेहरू से शादी हो, इंदिरा गांधी की फिरोज गांधी से, सोनिया गांधी की राजीव गांधी से या प्रियंका गांधी की रॉबर्ट वाड्रा से। शादी समारोह में महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के चीफ उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी और बेटे के साथ इस समारोह में शामिल हुए। इंडी गठबंधन के एक और बड़े सहयोगी दल टीएमसी की तरफ से पश्चिमी बंगाल की सीएम और पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी शादी के कार्यक्रम में पहुंची। राष्ट्रीय जनता दल, जो इंडी गठबंधन का प्रमुख सहयोगी है, इस पार्टी के भी प्रमुख अनंत अंबानी के शादी समारोह में शामिल हुए। पार्टी में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनका परिवार भी नजर आया। इंडी गठबंधन में दूसरे नंबर पर आने वाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनका परिवार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद और उनका परिवार भी अनंत अंबानी और राधिका को शादी में आशीर्वाद देने पहुंचा। हालांकि निमंत्रण मिलने के बाद भी गांधी परिवार से कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ। कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजनीतिक कारणों से राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई अन्य मेंबर भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। दरअसल राहुल गांधी पिछले कुछ साल से अंबानी और अडानी का नाम लेकर लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। ऐसे में सब कुछ भुलाकर उन्हीं की शादी में शामिल होने से उनका वजन कम होता। ऐसे में गांधी परिवार ने इसमें न जाना ही बेहतर समझा। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। महाराष्ट्र की सियासत पर ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सोमवार को शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे से उनके मुंबई स्थित आवास मातोश्री पहुंचे। मुलाकात के बाद शंकराचार्य ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। इस बात की उनके मन में पीड़ा है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप विश्वासघात होता है। हम सबके मन में ये पीड़ा है। वह उद्धव ठाकरे के घर पर पूजा समारोह में आए थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि उद्धव ठाकरे विश्वासघात के शिकार हुए हैं। मैं इस बात से काफी दुखी हूँ। मेरे साथ अन्य लोग भी काफी दुखी हैं और जनता का यह दुख तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वह दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हमने कहा है कि जब तक आप महाराष्ट्र के दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं तब तक ये पीड़ा बनी रहेगी।
जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता, जो विश्वासघात सह ले वो भी हिंदू नहीं हो सकता है। उद्धव ने कहा कि जैसा आपका आशीर्वाद होगा वैसा करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। चुनाव में इस बात को जनता ने दिखा भी दिया है। ये जनता का अनादर है। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हुआ है। ये धर्म का मामला है। जो पूजा हुई है उसमें गुरुवर आते हैं, उनकी पादुका की पूजा होती है, वही उद्धव ठाकरे ने किया है। अनंत अंबानी के शादी में पीएम मोदी को आशीर्वाद दिए जाने के सवाल पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा आशीर्वाद लिया, हमने उन्हें दिया। वे हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम पीएम मोदी के शुभचिंतक हैं। शंकराचार्य ने कहा, हम नरेंद्र मोदी के हितैषी हैं। वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया, हमने उनको आशीर्वाद दिया है। हम उनके दुश्मन नहीं हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तभी हम बोलते हैं। क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमारे जरिए बीजेपी को कोई मैसेज नहीं दिया गया है, हम कोई उनके लाइजर नहीं हैं। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने कई मौके पर पीएम मोदी की खूब आलोचना की है। कई मौकों पर पीएम मोदी की आलोचना कर चुके हैं शंकराचार्य। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर सवाल उठाते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि ये उद्घाटन ही गलत है, क्योंकि राम मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्मसम्मत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा था कि राहुल गांधी का बयान हिंदू विरोधी नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही अब नेताओं के दल बदलने का दौर शुरू हो गया है। रविवार को झज्जर विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेसी नेता राजकुमार कटारिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। राजकुमार कटारिया कांग्रेस पार्टी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य होने के साथ साथ कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय संयोजक भी रह चुके हैं। कटारिया ने रविवार को रोहतक जाकर मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा में शामिल होने के बाद राजकुमार कटारिया ने झज्जर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान कहा कि झज्जर विधानसभा की जनता मौजूदा कांग्रेस विधायक की कार्यशैली से दुखी है। जनता बदलाव चाहती है और प्रदेश में दो ही पार्टियां दमखम रखती है। उनका यह मानना है कि भाजपा में रहकर ही वह जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की नीतियों से खुश होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस में एक ही नेता और एक ही परिवार का वर्चस्व कायम है। युवाओं के प्रति पार्टी का कोई रुझान नहीं है। दलितों को कांग्रेस में नेता के तौर पर आगे नहीं रखा जाता है, उन्हें केवल सेवक के तौर पर ही रखा जा रहा है। राजकुमार कटारिया ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रशंसा करते हुए ये भी कहा कि मुख्यमंत्री सैनी समाज और प्रदेश हित में कई काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता आज मुख्यमंत्री नायब सैनी के काम से बहुत खुश है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने रविवार को पार्टी कार्यालय मंगल कलम में विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन्हें पद ग्रहण करवाया। बड़ौली के पदभार ग्रहण समारोह में ही कांग्रेस और जसपा के अनेक नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाई। सैनी ने कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में 3 भी बदली, भर्ती व भ्रष्टाचार का बोलबाला था। बिना पैसे दिए ना बदली होती थी ना भर्ती होती थी और भ्रष्टाचार से लोग परेशान हो चुके थे। सैनी ने कहा, कांग्रेस के 3 बी से भाजपा ने मुक्ति दिलाने का काम इस 10 साल में किया है। नए प्रदेश अध्यक्ष बनने पर मुख्यमंत्री ने बड़ौली को भी बधाई दी और कार्यकर्ताओं से तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता ने मंगल सैनी की मूर्ति पर माल्य अर्पण कर पार्टी को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया।